हेलो एवरीवन। स्वागत आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे कि विवेकशील उत्पादक कौन सी अवस्था में उत्पादन करेगा। इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने पढ़ा था कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है, और उसी के संदर्भ में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए और विवेकशील उत्पादक जो है वो कौन सी अवस्था में उत्पादन करेगा। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। तो आपको शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए, और इससे पहले वाला वीडियो भी आपको आवश्यक रूप से देखना चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या कहता है, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि ये अल्पकाल से संबंधित नियम है। और इस अल्पकाल में क्या होता है कि अन्य साधन स्थिर रहते हैं और कम से कम एक साधन जो है वो परिवर्तनशील होता है। तो उस परिवर्तनशील साधन को अगर बढ़ाया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है तो उसकी परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पत्ति, औसत उत्पत्ति अंत में घटती है, या उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत देखते हैं। और अब ये प्रश्न है कि उत्पादन की विवेकपूर्ण अवस्था कौन सी है। तो अगर एक उत्पादक के दृष्टिकोण से देखें तो वो ये देखता है कि मुझे अधिकतम तो उत्पादन हो और लागत न्यूनतम आए, ऐसा संयोग उसको मिलेगा तो उसमें ही वो अपना उत्पादन करेगा। तो मेन बात क्या हुई, जिस ऐसे उत्पादन की अवस्था जिसमें उत्पादक की जो उत्पादन है वो तो अधिकतम हो, प्रोडक्शन तो मैक्सिमम हो, और जो उसकी कॉस्ट है या लागत है वो मिनिमम आए यानी न्यूनतम आए, तो वो उसकी विवेकपूर्ण अवस्था होगी जिसका वो उत्पादक चुनाव करेगा। इस चित्र में हम जैसे देख रहे हैं 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको हमने पिछले वीडियो में समझा था। और इसकी जो सेकेंड स्टेज है, बीच की अवस्था देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है सेकेंड स्टेज। इसमें जो है उत्पादक अपना उत्पादन करेगा। ठीक है। अब इससे पहले आपको इसमें भी बताना पड़ेगा कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में क्या संबंध है। ये पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी इस बारे में। और कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या संबंध है, इनके आधार पर, इनकी आकृतियाँ जो बनती है उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि कौन सी अवस्था में उत्पादन हो रहा है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो इनकी जो टीपी, एपी और एमपी है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन जो है, उनकी आकृतियों के आधार पर स्टेजेस निकालते हैं। और फिर हम ये बताते हैं कि जो विवेकशील उत्पादक है वो द्वितीय अवस्था या सेकंड स्टेज में उत्पादन करता है। तो जैसा इस चित्र में भी हम देख रहे हैं कि सेकंड स्टेज दिखाई दे रही है हमें। और इसको और डिटेल में हम देखें तो ये देखिए, जो अपन ने डिस्कस करा था पिछले वीडियो में भी, उसमें बताया था कि पहली पॉइंट होता है कि टीपी कैसे होता है। सबसे पहले टीपी जो है वो बढ़ेगा बढ़ती दर से। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक, ये डी बिंदु तक बढ़ती दर से, सॉरी, ए तक जो है ये टीपी यानी कुल उत्पादन बढ़ा है, और कौन सी दर से, बढ़ती हुई दर से बढ़ा है। इसके बाद ये मोड़ का बिंदु आया और फिर वो बढ़ता 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 यहाँ ई बिंदु पर मैक्सिमम हो गया और उसके बाद गिरने लग गया। ये तो हुई कुल उत्पादन की आकृति या टीपी की आकृति। दूसरा हम देखें ये सीमांत उत्पादन के बारे में, तो ये पहले बढ़ा, फिर उसके बाद अधिकतम हुआ। यहाँ पे एफ बिंदु पे आप देख पा रहे हैं कि ये अधिकतम हो गया। एफ बिंदु और ए बिंदु जो है एक सीध में ही होंगे, यानी जो मोड़ का बिंदु है वो और जहाँ पर सीमांत उत्पादन अधिकतम हुआ है वो एक सीध में आने चाहिए। जब आप डायग्राम बनाएंगे उसमें इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखिए। इसके बाद ये गिरता है, गिरता है, गिरता है, फिर ज़ीरो हो जाता है। ये सी बिंदु पर ये ज़ीरो हो गया है और उसके बाद ये ज़ीरो से भी नीचे चला गया, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया यहाँ पर इसके बाद से। ठीक है, तो ये हो गई एमपी या सीमांत उत्पादन। अब
एपी कैसे बदलता है, ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, जी बिंदु पर ये अधिकतम हो गया और उसके बाद फिर वापस गिरने लग गया। पर ये गिरने की प्रवृत्ति है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं हो रहा है। एपी जो है वो ज़ीरो नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी ज़ीरो की तरफ जाने की प्रवृत्ति है, लेकिन इसको ये गिरता 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 पर ज़ीरो नहीं है। तो ये तीनों की आकृतियाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। अब स्टेजेस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बेसिक पॉइंट बनेगा जबकि एपी और एमपी जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, ये जी बिंदु है, यहाँ पे काट रहे हैं। इसमें विशेष बात क्या है कि एपी अधिकतम है और एमपी क्या है, वो गिर रहा है, गिरती हुआ है, और उसको अपन इसको नीचे तक ले जाएंगे इस बिंदु को, तो ये बी बिंदु होगा जहाँ पे लेबर बी लग रहा है, और इसको ऊपर तक ले जाएंगे तो कुल उत्पादन का ये डी बिंदु आ जाएगा। इसी तरह दूसरा एक पॉइंट खींचेंगे वहाँ पे जहाँ पे एम पी ज़ीरो है, और उसी के सीध में हम जाते देखते हैं टी पी जहाँ पे अधिकतम है ई बिंदु पर, यानी जो हमारा ई बिंदु है और सी बिंदु है ये एक सीध में आने चाहिए। ये कौन से बिंदु हैं, ऊपर की तरफ तो टी पी यानी कुल उत्पादन अधिकतम का बिंदु है, और एम पी जहाँ पे ज़ीरो है वो सी बिंदु है, तो ये दोनों एक सीध में आने चाहिए। तो ये एक तरह से बॉर्डर लाइन बन गई जो उत्पादन की तीन अवस्थाएं हैं। तो पहली स्टेज हुई जो कि इन दोनों को काटा, एपी और एमपी जहाँ कटे उससे पहले की स्टेज है ये वाली स्टेज, यहाँ तक की तो फर्स्ट स्टेज हो गई। और ये दूसरी स्टेज जहाँ से ये दोनों काटे हैं ना, जी बिंदु से लेके इधर तक चले, या अगर श्रम के रूप में देखें तो बी श्रम इकाई से लेके सी तक ये जो एरिया है इसको ऊपर तक भी ले जाए तो ये वाला एरिया जो है वो है सेकंड स्टेज। ये देखिए ये वाला स्टेज है। और इसके बाद जब एम पी ज़ीरो है उस, और इसके बाद ज़ीरो के बाद से ज़ीरो से डिसाइड, एम पी ज़ीरो से डिसाइड हो गई एक लाइन, उसके बाद वाले जो होगी स्टेज वो थर्ड स्टेज है। तो जो विवेकशील उत्पादक है वो सेकंड स्टेज में उत्पादन करेगा। ठीक है, तो ये उत्पादन की तीन अवस्थाएं हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंतर्गत या परिवर्तनशील अनुपातों के अंतर्गत। अब इसको हम एक चार्ट के द्वारा भी देख रहे हैं, जो मैंने समझाया वो सब इसके टीपी एमपी और एपी किस तरह से बदलती है और कौन सी अवस्था कहाँ तक होती है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उस पिछले चित्र में। इसको आप और देख के समझ सकते हैं कि पहले जो प्रथम अवस्था है जो डी बिंदु तक है, और श्रम के रूप में देखें तो ओ से बी तक है, और यहाँ पर इसकी समाप्ति कहाँ होती है जहाँ पे एपी और एमपी बराबर होते हैं। तो कुल उत्पादन जो होता है वो पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, वर्धमान दर से बढ़ता है, फिर ह्रासमान दर से या गिरती दर से बढ़ता है। इसके बाद सीमांत उत्पत्ति क्या होती है, ऐसी स्थिति में ये बढ़कर पहले मैक्सिमम होती है, सर्वोच्च होती है, और फिर घटने लगती है। और औसत उत्पादन क्या होता है, ये भी बढ़ता है और जी बिंदु पर सर्वोच्च हो जाता है। और सेकंड स्टेज जो होती है वहाँ पे क्या होता है, एपी अधिकतम होती है और डी से लेके ई तक है, और श्रम के रूप में देखें तो इसको बी से सी तक की मात्रा है जो हमने पिछले चित्र में देखा था। और उसके हिसाब से देखें तो टीपी जो है वो क्या होता है, घटती दर से बढ़ता है, ई बिंदु पर सर्वोच्च हो जाता है। और एमपी क्या होता है, इस अवस्था के अंत में सीमांत उत्पत्ति जो है या सीमांत उत्पादन जो है एमपी वो क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो पहले भी हमने डिस्कस करा था जहाँ पर टीपी तो मैक्सिमम होता है और सीमांत उत्पादन क्या होता है वो ज़ीरो होता है, और एपी जो है घटती है। और थर्ड अवस्था क्या होती है जिसमें ई से आगे या श्रम की मात्रा के रूप में देखें तो सी से आगे। ठीक है, तो टीपी क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन घटता है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और औसत उत्पादन घटना जारी रहता है। तो इसको एक चार्ट के रूप में भी आप एग्ज़ाम में बता सकते हैं और अभी समझ भी सकते हैं। तो जो तीन स्टेज हैं उनको अगर डिटेल में पूछा जाए तो आपको इस तरह से बताना होगा कि इस जो प्रथम अवस्था होती है उसमें कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन तीनों में निरंतर वृद्धि होती है, और इसीलिए ये उत्पत्ति वृद्धि नियम की अवस्था है। इस अवस्था में श्रम की मात्रा में वृद्धि करने से स्थिर साधनों का ज़्यादा अच्छा उपयोग होने लगता है, और इसी कारण प्रति इकाई लागत में कमी आ जाती है। तो फर्स्ट स्टेज ये होती है। इसके बाद
इसमें जब प्रथम अवस्था का अंत आता है तो ये एपी जो है निरंतर बढ़ती हुई है, इसलिए इस अवस्था को बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था भी कहते हैं, या उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न्स स्टेज कहा जाता है। और द्वितीय अवस्था में औसत उत्पादन यानी एपी जो है वो सीमांत उत्पादन दोनों घट रहे हैं। कि शुरुआत में तो दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि एपी मैक्सिमम होती है, वहाँ पे एमपी उसको काटता है, और फिर दोनों घटते हैं। ठीक है, फिर द्वितीय अवस्था आ जाती है। द्वितीय अवस्था में श्रम इकाई ये 20 से प्रारंभ हो रही है, और उसमें कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, और औसत उत्पादन समान रहने के बाद घटना प्रारंभ हो जाता है, और सीमांत उत्पादन में निरंतर गिरावट प्रारंभ हो जाती है। और इस अवस्था में साधनों की अनुकूलता समाप्त हो जाती है। कि इसके बाद क्योंकि ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है वो ज़ीरो पे पहुंच जाता है लास्ट में, है ना, और इसलिए जो ऑप्टिमलिटी जो है साधनों की वो पूरी आ जाती है, क्योंकि सीमांत उत्पादन ज़ीरो आ गया। तो ज़ीरो जो है एक लास्ट स्टेज होती है कि अब इससे ज़्यादा अगर आप उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे, जैसे श्रम को बढ़ाए तो नेगेटिव हो रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, और कुल उत्पादन भी गिर जाता है। तो इसको कंसाइज रूप में अगर अपन समझना चाहें तो सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वह स्टेज है, जो द्वितीय अवस्था है वो ऐसी स्टेज है जहाँ पर उत्पादन करना चाहेगा कोई भी रैशनल प्रोडक्शन करने वाला या विवेकशील उत्पादक। तो इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, जहाँ पे एपी बराबर एमपी होगा। एपी वहाँ पे मैक्सिमम या अधिकतम होगा, एमपी डिक्रीजिंग होगा, और टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट होगा। ये आप शॉर्ट में इस तरह से समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में भी बता सकते हैं। एंड कहाँ होगा इस सेकेंड स्टेज का, जहाँ पे टीपी ऊपर की चित्र में देखेंगे तो टीपी मैक्सिमम होगा, और नीचे देखेंगे तो एमपी ज़ीरो होगा, और एपी क्या रहेगा, वो डिक्रीजिंग होगा या गिरता हुआ रहेगा। तो इस तरह से आपको ये जो उत्पादन की द्वितीय अवस्था है, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। और तीसरी अवस्था जो है वो श्रम इकाई सी से प्रारंभ होती है, और इसके बाद क्योंकि साधनों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता आपस में, इसलिए सीमांत उत्पादक भी ऋणात्मक हो जाता है, कुल उत्पादन में गिरावट शुरू हो जाती है, और औसत उत्पादन भी गिरना शुरू हो जाता है। तो सब चीज़ें गिर रही है, और सीमांत उत्पादन तो नेगेटिव ही हो गया। तो उत्पादक जो रहेगा वो तृतीय अवस्था में भी उत्पादन नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कौन सी अवस्था है, जो कौन सी स्टेज है जिसमें उसे उत्पादन करना चाहिए, तो वो स्टेज है सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में वो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि पहली अवस्था और तीसरी अवस्था में रहकर वो अपना लाभ अधिकतम नहीं कर सकता, क्योंकि पहली अवस्था में तो पूरा उसका उपयोग ही नहीं कर पाता जो स्थिर साधन है उसका, और जो क्योंकि लगाने से उत्पादन बढ़ता है, उसी जो परिवर्तनशील साधन को लगाने से उत्पादन और बढ़ता है। मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन आता नहीं है फर्स्ट स्टेज में, तो इसलिए वो फर्स्ट में भी उत्पादन बंद नहीं करेगा, और थर्ड में तो क्योंकि सारी चीज़ें गिर जाती है इसलिए वो नहीं करेगा। तो विवेकशील उत्पादन जो होगा वो चाहेगा कि उसकी लागत तो कम आए और अधिकतम उत्पादन हो। वो कौन सी अवस्था होगी, द्वितीय अवस्था या सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए प्रथम अवस्था में तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन दोनों बढ़ रहा होता है, और द्वितीय अवस्था में उत्पादन अधिकतम उत्पादन करने में समर्थ होता है। इसके बाद सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, और उसके आगे जाने का मतलब है कि श्रम लागत बढ़ रही है फिर भी उत्पादन में कमी आ रही है। तो कोई भी उत्पादक जो रहेगा वो इस स्थिति को पसंद नहीं करेगा, और इससे थर्ड स्टेज में भी विवेकशील उत्पादक जो है प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो विवेकशील उत्पादक द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना चाहेगा। फर्स्ट और थर्ड स्टेजेस जो हैं वो इररेलेवेंट है, या उत्पादन के दृष्टिकोण से अहमियत नहीं रखती है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।